हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस ग्लोबल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम 25 डेज हार्ड चैलेंज सीरीज हमने स्टार्ट करी है जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है। स्टूडेंट्स, इसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा इस बार क्वेश्चंस को ज़्यादा हम फोकस करेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ाई है और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको समझाया भी जाएगा। समझाने के साथ साथ जो हमसे प्रीवियस ईयर के सवाल जो पूछे गए हैं उस तरीके के सवालों को भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब देखिए, ये जितने भी लेक्चर्स हैं आप इन सभी लेक्चर्स को आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी पढ़ सकते हैं। जीनियस ग्लोबल एकेडमी फॉर फिजिक्स के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, और इसके अलावा जीनियस ग्लोबल एकेडमी के नाम से हमारा ऐप है जो आप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर भी आप इन लेक्चर्स को बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। आइए, आज की सीरीज में जो हमने स्टार्ट किया है लेक्चर 4, हमने थोड़ा सेपरेट करके वीडियो बनाए हैं। जैसे पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो लास्ट टाइम हमसे यहाँ से सवाल पूछा गया था, पोटेंशियल एनर्जी से सवाल लास्ट टाइम पूछा जा चुका है, तो इसी वजह से पोटेंशियल एनर्जी को हमने ज़्यादा फोकस किया है। पोटेंशियल एनर्जी से नेक्स्ट हम जो वीडियो लेकर के आएंगे वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वीडियो होगा, ठीक है। तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट आपको सबसे पहले समझाया जाएगा, फिर क्वेश्चंस को किस तरीके से टैकल करते हैं उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमें समझना है कि पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में हमारी क्या है क्या नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के भी हमारे बहुत से टाइप हैं। जैसे 12th क्लास में आपको जो पढ़ना है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, 11th क्लास में जो आप पढ़ के आए थे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप पढ़ के आए थे, या स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आप सभी पढ़ के आए हैं। अब देखिए, एक्चुअल में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमारा होता क्या है, तो इसके बारे में हमें सबसे पहले जानना है। ध्यान दें, ये जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा यू से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसा कि डेप्थ में जब जाते हैं, तो यहाँ पर हम डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, हम ये सोच करके आपको पढ़ा रहे हैं कि थोड़ा बहुत आपको आता है, और क्वेश्चंस को टैकल करने का तरीका हम यहाँ पर आपको बताएंगे। एक्चुअल में तो हमारी पूरी फिजिक्स में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है, तो इसी वजह से हमने इसको क्या लिखा है? डेल्टा यू लिखा है। अब देखिए, ये एक्चुअल में होता क्या है। मैंने यहाँ पर दो चीज़ें लिखी हैं, डेफिनेशन 1 और डेफिनेशन 2। दो तरीके से मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। और हमसे कभी कभी बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है कि डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहली डेफिनेशन या सबसे पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन ब्रिंगिंग ए चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर चार्ज। कहने का मतलब क्या है? इस क्यू चार्ज को लाने में, इस क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क किया गया है, अगर उसके सामने अगर हम नेगेटिव का सिंबल लगा देते हैं तो वही हमारा कितने के बराबर होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो आपने इसके बारे में जाना कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या है क्या नहीं है। अब देखिए, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारा कंजर्वेटिव फोर्स, आप सभी जानते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स हमारे ऐसे फोर्सेस हैं जिनका वर्क डन ओनली इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। इस चार्ज को इस रास्ते से लेकर के आए ए पॉइंट पर, या इस रास्ते से आप लेकर के आए, या इस वाले रास्ते से लेकर के आए, तो तीनों में किया जाने वाला जो वर्क है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन हमारी क्या है? सेम है, क्योंकि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ओनली डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये सभी आपने पढ़ा है, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर जानने की कोशिश करिएगा, जब हम वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हम यहाँ पर रखते हैं तो हमारा एक अलग से स्टेटमेंट निकल के आता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज, ध्यान दें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम की अगर बात करें तो वो कितनी आती है? आप सभी को बताया गया होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम, दो चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होती है? मान लीजिए
ये क्यू चार्ज है, ये हमारा स्मॉल क्यू चार्ज है, तो के क्यू क्यू अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारी कितनी है, आर। अगर अपॉन आर कर देते हैं तो इन दोनों चार्ज की क्या हो गई, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। क्लियर है? आपने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जान लिया कि पोटेंशियल एनर्जी का एक तो फॉर्मूला हमने यहाँ पर ये बना दिया, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होता है। दूसरा, दो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी आपने ड्राइव करके निकाली होगी, यहाँ पर ड्राइव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सीधे सीधे सवालों को ही सॉल्व करेंगे। दो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितने के बराबर होती है, के क्यू क्यू अपॉन आर के बराबर होती है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में ये आर स्क्वायर होता है, ये आप बात ध्यान रखें। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और की पॉइंट मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूं कि जब भी दो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी आप लिखें, चार्ज हमेशा किसके साथ लिखेंगे, आप साइन के साथ लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं चार्ज ऑलवेज टेकन विद साइन, चार्ज ऑलवेज टेकन विद साइन, चार्ज को हमेशा साइन के साथ ही लिखना है। अगर कोई चार्ज पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव, कोई चार्ज अगर नेगेटिव है तो हम उसको नेगेटिव लिखने का काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां तक कि आप सभी को इंफॉर्मेशन मिली कि पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या है क्या नहीं है। अब देखिए दूसरे तरीके से मैं यहां पर आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसके बारे में यहां पर जानने की कोशिश करें। ध्यान दें, आप सभी 11th क्लास में एक थ्योरम तो पढ़ के आए हैं और वो थ्योरम है हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में हम यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम हमारी क्या है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमसे क्या कहती है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है सभी को? यहां पर आप सभी ने जान लिया कि स्टेटमेंट क्या है। वर्क डन बाई, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि वर्क डन बाई ऑल द फोर्स, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये W ऑल मैंने यहां पर जो लिखा है इसका मतलब क्या है, ऑल फोर्सेस। क्लियर है? बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर हमारे वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस कौन कौन से हैं, हमारे कुछ कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन है, कुछ हमारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन है। लेकिन जब हम इन चार्ज को लेकर के आते हैं तो हम वेरी स्लोली इन चार्ज को लेकर के आते हैं, तो इट मींस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, 0, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर होंगी। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर जानने की कोशिश करें। अब देखिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हमारे कौन से हैं, या एक्सटर्नल फोर्सेस की अगर बात की जाए, एक्सटर्नल फोर्सेस हम कह सकते हैं, यहां पर नॉन कंजर्वेटिव की जगह मैं एक्सटर्नल फोर्स भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर हमने लिख दिया वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स बराबर के 0 हो गया। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स बराबर हो गया माइनस के W ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर हो गया। इसी डेफिनेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ध्यान देने की कोशिश करें। हमने क्या जाना था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के। क्लियर है? तो नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट लिख सकता हूं। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है कितने के, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट के बराबर होता है। तो ये दो पॉइंट आप सभी को समझ में आए और दो तरीके से आपने पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया, क्या है क्या नहीं है। तो दोनों पॉइंट उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आए होंगे। अब देखिए इससे आगे अभी तक हमने जो जाना है इस पॉइंट के बारे में यहां पर जानने की कोशिश करें। मैं आपको एक समरी दे रहा हूं, इस समरी के बारे में यहां पर जानने की कोशिश करें हमारी समरी क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमने जाना कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर है सभी को? वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होता है। पहला पॉइंट आपने ये जान लिया। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो दूसरा पॉइंट हमने ये जाना कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाई
एक्सटर्नल एजेंट के बराबर होती है। तो ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया क्या है क्या नहीं है, क्लियर है सभी को। अब देखिए एक पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कभी कभी सवाल आपसे पूछेगा कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स कैसे निकालेंगे, नेगेटिव को इधर ले जाऊंगा, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस के इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूं। अगर वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स अगर आपसे पूछता है तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस के इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और उसके सामने नेगेटिव का सिंबल और लगा देंगे तो ये वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स निकल आएगा। अगर आपसे वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट पूछता है तो हम क्या कह देंगे, ये तो डेल्टा यू के बराबर है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को घटा देंगे तो ये कितने के बराबर आएगा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट के बराबर आ जाएगा। तो आपको ये दो पॉइंट हमेशा के लिए याद होने चाहिए अगर आगे के सवालों को सॉल्व करना चाह रहे हैं। और अभी तक मैंने आपको क्या बताया है, पहला पॉइंट तो ये समझाया है। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें, अगर हमारे पास एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है, r दूरी पर है, तो इन दोनों चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, इन दोनों चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो k Q1 Q2 अपॉन r के बराबर होगी। और आपने ये भी जाना है कि Q1 एंड Q2 चार्ज टेकन विद साइन, हमेशा किसके साथ लिखने हैं, साइन के साथ लिखने हैं। तो ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया क्या है क्या नहीं। देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइंड है हमारी वो टू चार्ज सिस्टम के लिए डिफाइंड है, क्लियर है। अगर हमें बहुत से चार्ज दिए गए हैं तो उनमें से हम क्या करेंगे, दो दो चार्जेस के ग्रुप पेयर बनाएंगे और पेयर बनाने के बाद उन सभी की एनर्जी का सम करेंगे तो वो पूरे उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगी, क्लियर है। तो यहाँ तक की कहानी आप सभी को समझ में आ गई क्या है क्या नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो सवाल हमसे पूछा जा रहा है, जो बोर्ड में हमसे सवाल पूछे गए उन सवाल के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके के सवाल हमसे पेपर में पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो इस सवाल को बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। हमसे क्या कह रहा है कि 3 चार्ज Q प्लस Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, एज सोन इन फिगर। यहाँ पर फिगर में रिप्रेजेंट किया गया है, ये वाली डिस्टेंस a है, ये वाली लेंथ a है और ये कितनी हो जाएगी a√2 या √2a, लेंथ ये हो जाएगी बाय पाइथागोरस थ्योरम। आप देखिए आगे का पॉइंट हमारा क्या है, इफ नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फिगरेशन इज 0, इस पूरे सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है, इस पूरे सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, 0 के बराबर है। तो हमसे ये पूछ रहा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज Q, तो इस Q चार्ज की वैल्यू हमें बतानी है। अब देखिए Q चार्ज की वैल्यू कैसे बता पाएंगे, तो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, आप सभी को इतना तो मालूम है कि जो पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइंड है वो दो चार्ज सिस्टम के लिए डिफाइंड है। तो सबसे पहले मैं ये कह सकता हूं इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी सेकंड, और इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर हमारे पेयर कितने बन गए, पेयर हमारे बन गए 3, क्लियर है सभी को। आप पेयर ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 3 चार्ज हैं, 3 चार्ज में से हमें 2-2 के पेयर बनाने हैं, एक बार में 2 सेलेक्ट करने हैं। तो 3C2 कॉम्बिनेशन हमारा यहां पर आ गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप सभी जानते हैं। 3C2 को जब सॉल्व करेंगे तो वो कितने के बराबर आएगा, 3 के बराबर आएगा, क्लियर है सभी को। तो यहां पर पेयर हमारे कितने बन गए, 3 पेयर बन गए। तो देखिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी इस पूरे सिस्टम की कितने के बराबर होगी, इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी दोनों पॉजिटिव हैं, तो KQ² अपॉन a के बराबर हो गया, डिस्टेंस a है। अब देखिए ये इस चार्ज का साइन मालूम है, इस चार्ज का नहीं मालूम है। इस चार्ज का साइन अपने आप निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, KQQ अपॉन a के बराबर आ जाएगी प्लस। अब देखिए इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, KQQ अपॉन a√2, क्लियर है सभी को।
अब हमसे सवाल क्या कह रहा है कि इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है वो कितने के बराबर है, 0 के बराबर है। तो ये बात आप सभी को समझ में आ गई। अगर 0 के बराबर है तो कैपिटल क्यू की हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखिए के को हम 0 में भेज देते हैं, ए को भी हम 0 में भेज देते हैं, के बाई ए पूरा 0 में पहुंच गया। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर ये हमारा क्या बचा है, क्यू स्क्वायर है। तो इसमें से एक क्यू कॉमन लिया, इसमें से भी क्यू कॉमन लिया, इसमें से भी क्यू कॉमन लिया, तो वो 0 में चला गया। तो यहाँ पर बचा क्यू प्लस कैपिटल क्यू प्लस के क्यू अपॉन रूट 2 बराबर कितना हो गया, 0 के बराबर हो गया। क्यू प्लस कैपिटल क्यू कॉमन लूंगा तो 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 हो गया कि नहीं हो गया, बराबर 0 के। अब देखिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ध्यान दें, इस क्यू को, इस वाले क्यू को मैं दूसरी साइड में फेंक सकता हूं। तो क्यू इन ब्रैकेट इसका एलसीएम लेंगे तो रूट 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 हो गया, बराबर हो गया कितने के, माइनस क्यू के बराबर हो गया। तो यहां पर जानने की कोशिश करिएगा कैपिटल क्यू चार्ज की वैल्यू, अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस के क्यू अंडर रूट 2 अपॉन रूट 2 प्लस 1। तो ये हमारा कैपिटल क्यू चार्ज की वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर आपने जान लिया कि कैपिटल क्यू चार्ज की वैल्यू क्या होगी। इस तरीके के सवाल हमसे बोर्ड में पूछे गए हैं और आपने बड़ी आसानी से पोटेंशियल एनर्जी को समझ लिया। 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के। इसके अलावा तीसरा, दो चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितने के बराबर होती है, के Q1 Q2 अपॉन आर के बराबर होती है। और Q1 Q2 चार्ज हमेशा किसके साथ रखने हैं, साइन के साथ रखने हैं। तो यहाँ तक ये सवाल आप सभी को समझ में आया होगा, उम्मीद है। अब देखिए चलिए आगे सवाल की ओर हम बढ़ते हैं, जो सवाल हमसे पूछा जा चुका है। अब हमसे क्या कह रहा है, देखिए इस तरीके का सवाल बिल्कुल सिमिलर सवाल है, पीछे वाला सवाल है, ध्यान दें। हमसे क्या कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर लोकेटेड एट ए पॉइंट 3a, 0, 0, 4a respectively in xy plane. A third charge q is kept at the origin. Find the value of capital Q in term of q and a so that the electrostatic potential energy of the system is 0. सबसे पहली बात देखिए, इस सवाल को सॉल्व कैसे करना है, जैसे पीछे वाला सवाल आपने सॉल्व किया था। इस तरीके के सवाल में जब आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको दिए जाएं तो आप क्या करें, एक्स और वाई एक्सिस आप बना लें। तो हमने यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस बना दी, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी क्या है, वाई एक्सिस है। अब देखिए कोऑर्डिनेट हमारे क्या दे रखे हैं, एक तो 3a, 0 दे रखा है, तो एक्स एक्सिस पर है ये 3a, 0, और दूसरा क्या है, कौन सा है, 0, 4a। क्लियर है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर बात की जाए तो क्यू चार्ज को कहां पर रखा गया है, ओरिजिन पर रखा गया है, तो 0, 0, ठीक है। कैपिटल क्यू चार्ज को यहां पर रखा गया है। और यहां की अगर बात करें तो ये प्लस का क्यू चार्ज कहां पर है, 3a, 0 पर है, ठीक है। और माइनस का क्यू चार्ज यहां पर है। तो आप सभी बड़ी आसानी से ये वाली डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये वाली डिस्टेंस अगर 3a है और ये वाली डिस्टेंस अगर 4a है तो पाइथागोरस थ्योरम से बड़ी आसानी से ये वाली डिस्टेंस कितनी निकल आएगी, 5a निकल आएगी। क्लियर है। 3 चार्ज सिस्टम हो गए, तीनों चार्ज सिस्टम की तीनों पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ करके 0 के बराबर कर देंगे तो क्यू चार्ज की वैल्यू यहां से निकल आएगी। जैसे पीछे वाला सवाल आपने सॉल्व किया था बिल्कुल ठीक उसी तरीके का सवाल पेपर में रिपीट हुआ है, ठीक है। अब देखिए इससे आगे का पॉइंट हमारा क्या है, ये सवाल देखिए, ये सवाल पिछली बार 2023-24 का जो सेशन था उस सेशन में ये सवाल आपसे पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए हमसे क्या कह रहा है, 3 पॉइंट चार्ज Q1 माइनस के 15 माइक्रोकूलम है और इसके अलावा Q2 10 माइक्रोकूलम, Q3 16 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड एट 0, 0, 0, 3, 4, 3 respectively. Calculate the electrostatic potential energy of the system of the charge. ये सवाल हमसे पेपर में पूछा जा चुका है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर जाने, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा है कि अगर आपको कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं तो तुरंत क्या करें, एक्स और वाई एक्सिस आप बना दें। हमने यहाँ पर क्या आपका एक्स वाई और एक्सिस कार्टेशियन प्लेन बना दिया।
अब देखिए कार्टेशियन प्लेन बनाने के बाद ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस। अब जो कोऑर्डिनेट हमें दिए गए हैं, कोऑर्डिनेट एक तो 0,0 बोले तो ओरिजिन हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक 0,3 हो गया तो x का 0 और y का 3 तो 0,3, और ये 4,3 है तो 4,3 x का तो 4 हो गया, ठीक है, ये 4 हो गया और 3 इसका हो गया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ ये कोऑर्डिनेट हमारा कितना हो जाएगा, 4,3 हो जाएगा। अब 3 चार्ज यहाँ पर रखे हुए हैं, Q1 चार्ज कहाँ पर है, ओरिजिन पर है, तो Q1 चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा Q2 चार्ज कहाँ पर है, 0,3 पर है, तो यहाँ पर हमने Q2 चार्ज रख दिया। और तीसरा Q3 चार्ज कहाँ पर, 4,3 पर रखा हुआ है। तो इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान दें, इन सभी को इस तरीके से हमने लाइन जॉइनिंग से कनेक्ट किया। अब 3 सिस्टम ऑफ चार्ज है, 3 सिस्टम ऑफ चार्ज में से दो दो के पेयर बनाते हैं, तो 3 पेयर ही तो बनेंगे कि नहीं बनेंगे। देखिए ये वाली डिस्टेंस हमारी 3 है, ये वाली हाइट हमारी कितनी, 4 है, तो ये वाली कितनी हो गई, 5 हो गई कि नहीं हो गई। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर जानने की कोशिश करिएगा, पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें, Q1 और Q2 की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी। ध्यान दें, इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितने के बराबर होगी, U1 प्लस U2 प्लस U3 के बराबर हो जाएगी। अब देखिए Q1 Q2 के बीच की पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान दें कि अब देखिए Q1 हमारा कितना दे रखा है, माइनस का 15 माइक्रोकूलम, ठीक है, और ये कितना दे रखा है, Q2 प्लस का 10 माइक्रोकूलम दे रखा है, ठीक है, और Q3 16 माइक्रोकूलम दे रखा है। तो Q1 की अगर बात करें तो ये माइनस के 15 माइक्रोकूलम इनटू कितना हो जाएगा, 10 माइक्रोकूलम अपॉन कितना हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 4 है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर को भी किस में कन्वर्ट कर देंगे आप, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। उसी तरीके से U2 की पोटेंशियल एनर्जी, उसी तरीके से U3 की पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे, तो यहाँ पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकल आएगी। एक बात बिल्कुल ना भूलें, ऐसा ही सिस्टम में अगर आपको सवाल का आंसर निकालना है तो माइक्रो को भी कन्वर्ट करेंगे। आगे बात समझ में, तो एक माइक्रो को क्या लिख देंगे, 10 टू दी पावर -6 कूलम लिख दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये सवाल सभी को समझ में आया होगा, बिल्कुल सिमिलर तरीके का सवाल चल रहा है। तो आपने इस सवाल को ट्राई करिएगा, इसकी कैलकुलेशन करिएगा, बड़ी आसानी से हो जाएगा। 3 सिस्टम ऑफ चार्ज है, 3 पेयर हमारे बने हैं, बड़ा आसान सवाल है। आप देखिए इससे आगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, ये सवाल अभी हमने सॉल्व किया है, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल हमसे पूछा जा सकता है और इस सवाल के बारे में थोड़ा मैं समय लेकर के आपको आराम आराम से समझाने की कोशिश करूंगा। ये सवाल पेपर में पूछा जा सकता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इस बार का, ठीक है। सबसे पहले तो हमसे कह रहा है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की पहले आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप लेक्चर 2 आप देख करके आए, लेक्चर 2 में इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है, क्लियर है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दी गई है। आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, उसके एग्जाम्पल क्या हैं, तो बायोमोलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन वगैरह, इस तरीके के सवाल हमसे बेसिक सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो ये पॉइंट आप पीछे वाले लेक्चर से आप बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। इस सवाल को समझने के लिए कि आपका 2 पॉइंट आपको आने चाहिए। सबसे पहले टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या है। सबसे पहले मैं ये कह सकता हूं, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या कह सकते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं, क्लियर है। पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाएगा। इसके साथ साथ मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए,
कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर है सभी को? ये 3 पॉइंट जरूरी हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तीनों पॉइंट जरूरी हैं। पैरेलल और दूसरा पैरेलल होंगी तो उन दोनों के बीच की सेम डिस्टेंस रहेगी, सेम डिस्टेंस, इसके अलावा डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम रहना चाहिए। तो उसी को हम क्या कहते हैं, आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अब देखिए, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा कोई एक डाइपोल रखा है। पीछे वाले लेक्चर में मैंने आप सभी को बताया है कि अगर कोई भी क्यू चार्ज ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर तो फोर्स क्या आपका इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, और कितना फोर्स लगता है, क्यू ई के बराबर लगता है। क्लियर है सभी को? और नेगेटिव चार्ज भी कितना फोर्स फील करेगा, F इक्वल्स टू क्यू ई फोर्स फील करेगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्लियर है? यहां तक की बात सभी को समझ में आ गई क्या है क्या नहीं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि अगर 2 न्यूटन का फोर्स मैंने ऐसे लगाया इसके ऊपर और 2 न्यूटन का फोर्स मैंने ऐसे लगाया, जब किसी बॉडी के ऊपर टू इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगते हैं, टू इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन फोर्स लगते हैं किसी भी बॉडी पर, तो वहां पर क्या पैदा हो जाएगा, टॉर्क जनरेट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? तो यहां पर आपने जाना कि यहां पर टॉर्क जनरेट होगा कि नहीं होगा, ये दोनों के दोनों फोर्स इस डाइपोल को क्या करेंगे, घुमाने का काम करेंगे। जब किसी भी बॉडी को हिंज नहीं किया जाए और वो फिर अपने किसके अबाउट घूमेगी, अपने सेंटर के अबाउट घूमने का काम करेगी, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा सेंटर हो गया। यहां से यहां तक की डिस्टेंस हम L मान लेंगे, तो इस वाली डिस्टेंस को कितना मान लिया जाएगा, L मान लिया जाएगा। क्लियर है? जैसा कि मैंने आपको पीछे वाले लेक्चर में बताया था, डिस्टेंस हमने कितनी मानी थी बीच की, 2L। क्लियर है? वेरी स्मॉल डिस्टेंस है। अब देखिए टॉर्क की अगर बात करें तो इस वाले की वजह से हमारा ये इसको ऐसे घुमाने का काम करेगा, ये इसको ऐसे घुमाने का काम करेगा, दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में घुमाने का काम कर रहे हैं, तो दोनों टॉर्क की डायरेक्शन कैसी आ जाएगी, सेम आ जाएगी। ठीक है? तो नेट टॉर्क कितने के बराबर हो जाएगा, τ1 प्लस τ2 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? τ1 प्लस τ2 के बराबर हो जाएगा नेट टॉर्क। अब देखिए टॉर्क की डायरेक्शन भी हम निकाल सकते हैं, किससे, राइट हैंड थंब रूल से बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ऐसे रोटेट करेगा तो राइट हैंड की फिंगर्स को हमने ऐसे कर्ल किया तो टॉर्क की डायरेक्शन कैसी आएगी, इनवर्ड आएगी। तो ये ज़्यादा डेप्थ में चला जाएगा, लेकिन मैं आपको सीधे सीधे इसको कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए टॉर्क का फॉर्मूला आप सभी को मालूम है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है? अब देखिए टॉर्क τ1 की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन तो हमारी ये है, मान लीजिए ये डाइपोल है हमारा और ये डाइपोल थीटा एंगल बना रहा है, तो ये भी एंगल हमारा कितना होगा, थीटा होगा। अब देखिए ये फोर्स हमारा ऐसे लग रहा है, तो इस फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, इस फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस में ये ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं, ये वाली डिस्टेंस कौन सी हो गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ठीक है? ये अगर L है तो इस L के 2 कंपोनेंट कर सकता हूं, ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, आप सभी को मालूम है। मान लीजिए ये हमारे पास ट्रायंगल है, ये थीटा है, ये वाली लेंथ L है, तो इस L लेंथ के 2 कंपोनेंट हो सकते हैं, ये L cos थीटा हो जाएगा और ये वाला कंपोनेंट हमारा कितना हो जाएगा, L sin थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाली लेंथ हाइट हमारी कितनी हो गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो इस फोर्स के परपेंडिकुलर है, L sin थीटा। तो टॉर्क τ1 की वैल्यू कितनी हो गई, फोर्स कितना है, QE, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस L sin थीटा। क्लियर है? उसी तरीके से τ2 के लिए भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। ये वाली L है तो ये एंगल भी थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये L cos थीटा हो गया, ये भी कितना हो गया, L sin थीटा। तो टॉर्क 2 भी कितने के बराबर हो गया, QE L sin थीटा के बराबर हो गया। क्लियर है सभी को? यहां तक की कहानी समझ में आ गई होगी। टॉर्क τ1 की वैल्यू QE L sin थीटा और टॉर्क τ2 की
वैल्यू भी क्यू ई एल साइन थीटा है, तो मैं इसको 2 टाइम्स कर सकता हूं और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, तो नेट टॉर्क हमारा कितने के बराबर हो गया, 2 क्यू ई एल साइन थीटा के बराबर हो गया। पीछे के लेक्चर में मैंने आपको बताया था डायपोल मोमेंट Q इंटू 2L के बराबर होता है, तो देखिए Q इंटू 2L, Q इंटू 2L को अगर हम करें तो इसको डायपोल मोमेंट लिख सकते हैं, और E इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई तो PE साइन थीटा हो गया। अब देखिए नेट टॉर्क की अगर बात करें तो ये कितने के बराबर आ गया, PE साइन थीटा के बराबर आ गया। क्लियर है सभी को, तो PE साइन थीटा नेट टॉर्क आ गया। टॉर्क हमारी वेक्टर क्वांटिटी होता है, अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, P क्रॉस E के बराबर लिखेंगे। नेट टॉर्क कितने के बराबर हो जाएगा, P क्रॉस E के बराबर हो जाएगा। तो ये पॉइंट आप सभी को समझ में आया होगा कि नेट टॉर्क हमारा कितना होता है, PE साइन थीटा। इसके अलावा नेक्स्ट इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, P क्रॉस E लिखने का काम करेंगे। इसको E क्रॉस P नहीं लिखा जा सकता है, आपको क्लासेस में समझाया गया होगा, क्योंकि P क्रॉस E जब हम करते हैं तो इस P क्रॉस E की डायरेक्शन टॉर्क की डायरेक्शन में ही आती है, तो इसी वजह से हम इसको क्या लिख रहे हैं, P क्रॉस E लिखने का काम कर रहे हैं। सीधे सीधे आप याद रखिए इसको, कितना होता है टॉर्क, P क्रॉस E के बराबर होता है, या PE साइन थीटा। और ये थीटा एंगल के बारे में आप सभी को मालूम ही है, थीटा ये कौन सा एंगल है, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है, क्या, PE साइन थीटा। तो आप सभी को समझ में आया कि टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है क्या नहीं है। चलिए इससे रिलेटेड सवाल हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमसे पेपर में पूछा जा चुका है। बी पार्ट की अगर बात करें, सबसे पहले इस बी पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। हमसे कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट हमें दे रखा है कितना, डायपोल मोमेंट 4 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम मीटर। क्लियर है, इज अलाइंड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, क्लियर है सभी को, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है तो डायपोल जो एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ये -q + q हो गया। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हो गई, जो भी एंगल है वो डायपोल मोमेंट से ही तो मेजर किए जाते हैं, तो इस एंगल की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री दे रहा है। क्लियर है, तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। क्लियर है सभी को। अब देखिए आगे हमसे कह रहा है कि जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितने के बराबर है, 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम के बराबर है। क्लियर है, तो हमसे कह रहा है कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, हमें टॉर्क निकालना है। टॉर्क का फॉर्मूला अभी पढ़ के आए हैं, कितना होता है, PE साइन थीटा। डायपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी है, 4 × 10⁻⁻⁹। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 5 × 10⁴ है, और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो साइन 30 हम इसको लिख देंगे। क्लियर है, अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो गया, और 10⁹ और 10⁻+4 तो 10⁵ हो गया। साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2, 2 से 10 टाइम्स कैंसिल हो गया, 10 × 10⁻⁻5, तो ये हमारा नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, 10⁻⁻4। लेकिन एक बात मैं जरूर बता रहा हूं, जब इस तरीके का सवाल आए तो यूनिट लिखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यूनिट पर आपके मार्क्स डिटेक्ट कर लिए जाएंगे। तो ध्यान दें, यूनिट कैसे, टॉर्क का फॉर्मूला आप सभी को मालूम है क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। फोर्स की न्यूटन हो गई, डिस्टेंस की मीटर हो गई, तो टॉर्क की यूनिट हमारी क्या हो गई, न्यूटन मीटर। क्लियर है, तो ये इस सवाल का आंसर हो गया, जो बड़ी आसानी से आपने सॉल्व कर लिया, जो आपसे पेपर में पूछा जा चुका है। टॉर्क का फॉर्मूला सबको मालूम है, कितने क्या होता है, PE साइन थीटा, या हम इसको P क्रॉस E के बराबर भी लिखते हैं। क्लियर है सभी को, तो आपने इसके बारे में जान लिया क्या है क्या नहीं है। एक विशेष इंफॉर्मेशन और दे रहा हूं कि इस बार इस तरीके का सवाल पूछा जा सकता है, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि हमसे टॉर्क पूछा है, और टॉर्क में सवाल में हमें क्या गिवन है, मान लीजिए डायपोल मोमेंट दे रखा है 2I + 3J + K 5K। क्लियर है, और इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमें दे रखा है कितना, I - 2J + का 3K। अगर आपको टॉर्क निकालना है तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, P क्रॉस E हो जाएगा।
और देखिए आपको दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना तो आता ही है। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कौन से मेथड से करते हैं? डिटर्मिनेंट मेथड से करते हैं। और डिटर्मिनेंट मेथड से जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो सवाल का आंसर निकल आएगा। क्लियर है? तो इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। आप बिल्कुल अवेयर रहिए और चीज़ों को सीखते चलिए। यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करवा रहा हूँ। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट यहाँ पर जाने आगे का पॉइंट हमारा क्या है। हमने अभी तक की क्लास में जो पढ़ा है वो किसके बारे में पढ़ा? टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इस पार्ट को हमें समझना है, ध्यान देने की कोशिश करिएगा सभी, ध्यान दें। सबसे पहले देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगी। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने एक मेथड लगाया यहां पर। मान लीजिए डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल हमारा कितना है? थीटा है, ठीक है। इस थीटा की अगर बात करें तो इसको हम क्या कर रहे हैं? किसी एक एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, एक्सटर्नल एजेंट कोई भी पर्सन है, उस एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा अपोजिट डायरेक्शन में इसका मोशन करवा रहे हैं। इस डाइपोल का मान लीजिए डाइपोल यहां पर पहुंच चुका है और इसकी कितना एंगल गया है? थीटा 2 एंगल गया है। थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल चला गया है। तो हमें ये बताना है वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा। वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन क्या होगा? डायग्राम फिर से समझ लें अगर किसी को कोई दिक्कत है, ध्यान दें। सबसे पहली बात, इनिशियल ओरिएंटेशन डाइपोल की हमारी ये है, इनिशियल ओरिएंटेशन, ठीक है। डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा 1 एंगल बना रहा है और कोई एक एक्सटर्नल एजेंट आया और इस एक्सटर्नल एजेंट क्या कर रहा है? इस डाइपोल को इधर की ओर ले जाने का काम कर रहा है, वेरी स्लोली, ठीक है। जब वेरी स्लोली लेकर के जाएगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। जितना वो वर्क करेगा वो पूरा का पूरा वर्क उस डाइपोल के अंदर स्टोर हो जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और वहीं से हम क्या निकाल लेंगे? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल निकाल लेंगे। क्लियर है? अब देखिए कहां तक लेकर के गया है? थीटा 2 एंगल तक लेकर के गया है। ये हमारी फाइनल ओरिएंटेशन है, ठीक है। अब देखिए हमें वर्क का फॉर्मूला आपको मालूम है। जब कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है, जब कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है तो वर्क का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, एफ डॉट एस होता है। एफ डॉट एस होता है। अगर फोर्स या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी वेरिएबल होता है तो फॉर्मूला बन जाता है एफ डॉट डी एक्स। क्लियर है? उसी तरीके से ये स्ट्रेट लाइन के लिए है। जब कोई भी बॉडी रोटेट करती है तो रोटेट करने पर हम क्या लेते हैं? फोर्स की जगह हम क्या लेते हैं? टॉर्क लेते हैं। और डी एक्स की जगह उसको थीटा एंगल से हमने रोटेट किया तो टॉर्क इंटू डी थीटा वर्क डन आ जाएगा। क्लियर है सभी को? रोटेशन वाले केस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रल ऑफ टॉर्क इंटू डी थीटा। जब बॉडी लीनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है तो फोर्स इंटू डी एक्स, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट की अगर बात करें तो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क डन है वो कितने के बराबर होगा? टॉर्क इंटू डी थीटा। अब देखिए एक्सटर्नल एजेंट इसको कहां से कहां लेकर के गया? थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 एंगल। और आप सभी को मालूम है कि टॉर्क ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना होता है? कि कोई भी थीटा एंगल पर पीई साइन थीटा के बराबर होता है। क्लियर है सभी को? आपने इसके बारे में जान लिया क्या है क्या नहीं है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, हम कहां से कहां लेकर के गए हैं इस डाइपोल को? थीटा 1 से थीटा 2 एंगल तक लेकर के गए हैं। देखिए डाइपोल मूवमेंट कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यूनिफॉर्म है तो कांस्टेंट है, तो पीई बाहर निकाल लेंगे। साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो कितना होता है? माइनस के कॉस थीटा होता है, तो माइनस में बाहर निकाल लेता हूं
और ये cos थीटा लिख देता हूं, लिमिट θ1 से लेकर के θ2 एंगल तक। क्लियर है? अब देखिए वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट बराबर हो जाएगा कितने के, ध्यान दें, माइनस का पीई, अपर लिमिट रखूंगा तो कितना हो जाएगा, cos θ1 टू माइनस के cos θ1, ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब देखिए सबसे पहले ही आपको समझाया गया था कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट बराबर होता है डेल्टा यू के। यू का मतलब क्या है, फाइनल माइनस के इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखिए वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट को मैं क्या है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस के इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूं क्या। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर जानने की कोशिश करिएगा, इस माइनस के पीई का मल्टीप्लाई मैं यहां पर करता हूं तो माइनस के पीई कॉस θ2, ठीक है, और देखिए यहां पर माइनस है, माइनस को इधर ले लिया और अंदर कितना हो गया, माइनस के पीई कॉस θ1। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर समझने की कोशिश करिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है ये अपने आप में, ये समझ में आया तो चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अगर मैं यहां पर कंपैरिजन करता हूं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितने के बराबर है, माइनस के पीई कॉस θ2। क्लियर है? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस के पीई कॉस θ1। यहां पर कंपेयर किया है मैंने, इसका मतलब क्या हो गया, जब डायपोल किसी थीटा एंगल पर होगा, किसी थीटा एंगल पर होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस के पीई कॉस थीटा होगी। या आप ऐसे समझ सकते हैं, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में ये डायपोल θ1 एंगल पर था तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस के पीई कॉस θ1। फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में θ2 एंगल पर था तो क्या हो गया, ध्यान दें, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस के पीई कॉस θ2 हो गई। तो मैं यहां से फाइनली समराइज करके लिख सकता हूं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल माइनस के पीई कॉस थीटा होगी। क्लियर है? तो यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा क्या है क्या नहीं है। तो इस सवाल को बहुत अच्छे ढंग से आपने क्लियर किया। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल पीई साइन थीटा होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी एंगल थीटा तो माइनस के पीई कॉस थीटा के बराबर होता है। तो ये पॉइंट आप सभी को समझ में आया क्या है क्या नहीं है। अब देखिए ये सवाल हमें दिया गया था, ये सवाल तो हमने सॉल्व कर ही लिया। सवाल क्या था, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो रिलेशन जो मैंने आपको बताया है वो पूरा का पूरा रिलेशन आपको ड्राइव करना है, और ड्राइव करने के बाद पोटेंशियल एनर्जी कितने के बराबर हो जाएगी, माइनस के पीई कॉस थीटा के बराबर हो जाएगी। तो ये पॉइंट आप सभी को समझ में आया क्या है क्या नहीं, क्लियर है सभी को। तो पोटेंशियल एनर्जी की कहानी क्लियर हो रही है धीरे धीरे आप सभी को। अब देखिए यहां पर आगे का पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं इसके बारे में यहां पर जाने, यही सवाल हम फिर से कर रहे हैं, जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको फिर से मैं समराइज कर देता हूं। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल कितना है, पीई साइन थीटा, ठीक है। इसके अलावा टॉर्क के अलावा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल माइनस के पीई कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए जो सवाल हमसे बोर्ड में पूछा जा चुका है उस सवाल को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। द डायपोल मोमेंट ऑफ ए डायपोल इज 10 टू द पावर माइनस के 30। क्लियर है? इट इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड of 10 to the power 5 Newton per coulomb such that it axis along the field the direction of E suddenly changed by 60 degree at an instant. Find the change in potential energy of the dipole. क्लियर है सभी को? अब देखिए हमसे सवाल क्या कह रहा है, सवाल को बहुत अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करें। पहले सबसे पहले हमसे क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर है? और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर कूलम। क्लियर है? अब हमसे क्या कह रहा है कि इसके अंदर कोई एक डायपोल है। सबसे पहले उस डायपोल की जो एक्सिस है, एक्सिस की अगर बात की जाए तो वो किसके एलोंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड के एलोंग है। तो इसका मतलब क्या है, माइनस का क्यू और प्लस का क्यू चार्ज। तो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन यही है। तो डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा एंगल 0 हो गया। क्लियर है सभी को? अब ये कह रहा है कि अगर
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को 60 डिग्री से चेंज कर दिया जाए, ध्यान देने की कोशिश करिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को कितने से चेंज कर दिया जाए, 60 डिग्री से चेंज कर दिया जाए, तो इसका मतलब क्या है, सेकंड कॉन्फ़िगरेशन में ये हो गया, ध्यान दें सेकंड कॉन्फ़िगरेशन में कि डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड सडनली की अगर बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। सडनली डाइपोल तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं जाएगा, धीरे धीरे वो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर जाने, अब हमसे क्या कह रहा है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताना है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस के इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब देखिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमारी कैसे निकालेंगे, माइनस के पीई कॉस थीटा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, माइनस के पीई कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां पर थीटा की वैल्यू 0 है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस के पीई के बराबर हो गई। अब देखिए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं यहां पर निकालूं तो माइनस के पीई कॉस 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस के पीई बाई 2, क्योंकि cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस की पीई अपॉन 2 माइनस, और ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस के पीई के बराबर है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, पीई माइनस पीई बाई 2, तो ये भी कितना हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पीई अपॉन 2 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। अब इसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यू रख देते हैं जो हमें दी गई है। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी दी गई है, 10⁻⁻30। क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 10⁵ क्लियर है, अपॉन 2 कर देते हैं, तो ये कितना हो गया, 10⁻⁻25। क्लियर है सभी को। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ये 1/2 हो गया हमारा। क्लियर है। तो 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 0.5 लिख सकता हूं। 0.5 इंटू 10⁻⁻25, ये क्या हो गई, इतनी पोटेंशियल है। अब देखिए 0.5 को भी बहुत से क्या करेंगे, 5/10 करके 10 ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यही हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारा आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड हमसे बोर्ड में सवाल पूछे जा चुके हैं। आगे की का जो हमारा लेक्चर आएगा वो लेक्चर होगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के ऊपर। हमने छोटी छोटी वीडियो आपके लिए बना रहे हैं जिससे आप बड़ी आसानी से आप इनको कवर कर पाएं। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।